बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला ग्रुप और आप सभी का कि देहरादून के इस सत्र में मुझे आमंत्रित किया। अमर उजाला के 75वें वर्षगांठ पर मैं उनको हार्दिक अभिवादन करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इतने वर्षों तक आपने इतना महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया। आज का मेरा विषय है कि योग और आध्यात्म हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है। आप सभी जानते हैं भारत में लगभग 70,000 अस्पताल हैं, लेकिन 20 लाख मंदिर हैं। दूसरी बात यह है कि कोविड काल में कई बिजनेस बंद हुए, एक भी मंदिर बंद नहीं हुआ। और यहाँ तक कि कोविड काल के बाद मंदिरों में क्राउड 3x to 5x हो गया है। तो प्रश्न उठता है कि भारत इतना आध्यात्मिक देश है, कई कई पीढ़ियों से भारत को तो आध्यात्म के क्षेत्र में विश्व गुरु माना ही है, लेकिन इस युवा पीढ़ी अर्वाचीन भारत में हम कैसे लोगों को पूरी तरह आश्वस्त कराएं कि आध्यात्म हम सभी के जीवन का, योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बने। क्योंकि यहाँ पर आज का विषय है अमर उजाला का इवेंट। उजाला देने वाला है अग्नि, या अंग्रेजी में कहते हैं फायर। तो फायर का एक्रोनिम लेके मैं आपको आज 4 बातें बताऊंगा। और वो प्रथम फायर में F स्टैंड्स फॉर फोकस। मन भटकता है, मन परेशान करता है, और उस मन को उस परेशानी से दूर करने के लिए सर्वप्रथम चाहिए फोकस। आज पूरे विश्व में आप मानोगे नहीं, लगभग 30 करोड़ लोग डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हैं। भारत में प्रतिदिन 370 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मैं जब IIT में था तो मेरा एक मित्र था जो बड़ा अच्छा स्टडीज में था, टॉपर टाइप का था। अचानक एक दिन आत्महत्या करने का प्रयास किया। मैं बहुत चकरा गया, उसके पास गया और पूछा कि भाई आप तो टॉपर्स में से हो, आप आत्महत्या करने का प्रयास क्यों किए। वो बोलता है हमेशा मुझे गोल्ड मेडल मिलने की आदत थी, इस एग्जाम में मुझे सिल्वर मेडल मिला, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो मैं चौंक गया। तो मैं कहने लगा भाई लोग तो IIT में अंदर घुसने के लिए मरते हैं, आप IIT के अंदर रह के मरने का प्रयास कर रहे हो, बड़ी अचरज की बात है। उसी कैंपस में, उसी बैच में मेरे दूसरे और 4-5 मित्र थे जो 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, लेकिन कैंपस में आराम से घूम रहे थे, हंसते खेलते दूसरों को आशीर्वाद देते हुए। तो मैं भी चकरा गया उनको देख के कि भाई तुम लोग तो 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, आराम से घूम रहे हो, आपको तो बड़ा टेंशन में होना चाहिए। आपके इस मनोचेतना के पीछे रहस्य क्या है। वो कहने लगे भैया हम लोगों का तो फिलॉसफी लाइफ में बहुत सिंपल है, कॉलेज में घुसना अपना काम है, निकालना कॉलेज का काम है। तो ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ इस फिलॉसफी का, लेकिन समझने वाली बात है कि मन अपने आप में एक बहुत बड़ा विकराल स्वरूप लेता है, और जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी अपनी बात को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए योग अर्थात वो पद्धति जिसके माध्यम से हम अपने मन को केंद्रित करें, विचारों को केंद्रित करें। आज सोशल मीडिया के ज़माने में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि लोग ये नहीं देखते कि उनके पास क्या है, लोग देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है। और इसलिए मैं कहता हूं वी हैव टू फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम द 3 कैंसर्स ऑफ द माइंड, कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। और इसलिए C स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन। और जब हम एक दूसरे का नकल करें तो व्यक्ति जो स्वयं कुछ कर सकता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, देखता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उसको नकल करने का प्रयास करता है। तो ये विज्ञापन का जमाना हो गया है। एक हमारे मित्र थे, किसी कॉन्फ्रेंस में गए, किसी ने उनको बिजनेस कार्ड दिया। कार्ड में उस व्यक्ति का नाम था और नाम के नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ था।
तो उन्होंने देखा कार्ड में क्वालिफिकेशन लिखा था PhD BF। वो बोले यार ये गजब का क्वालिफिकेशन है, आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं, इसका मतलब क्या है? वो बोले इसका मतलब है PhD बट फेल। बोले यार कमाल है, ऐसा क्यों क्वालिफिकेशन लिया? बोले क्योंकि हमारे पिताजी की इच्छा थी कि हम PhD बने और हम उसमें भर्ती हो गए, लेकिन 3 साल बाद मालूम पड़ा हमसे होगा नहीं, इसलिए हम निकल गए। लेकिन फिर भी लोग बोलते थे कि भाई जाओ जाओ कॉन्फ्रेंस में जाया करो। तो फिर मैं कार्ड बनवाया, लेकिन सत्य लिख दिया, PhD BF लिख दिया। लेकिन जब भी जाता हूँ कोई कॉन्फ्रेंस में, लोग जब BF को देखते हैं उनको लगता है PhD के आगे का कोई डिग्री है। आप पहले व्यक्ति हो जो डिटेल में हमारा पर्दाफाश कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर ये बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जितना हम कंपेयर करेंगे उतना हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, और हम जो कर सकते हैं वो भी ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। एक हमारे बंबई में बहुत बड़ा होटल है जिसका नाम है होटल प्रेसिडेंट। 5 स्टार होटल है, और वहाँ वही जा पाएगा जो वहाँ पैसे खर्च कर सकता है। लेकिन उस होटल प्रेसिडेंट के ठीक बाहर एक समोसे वाले ने अपना ठेला लगा दिया और समोसे का स्टॉल लगा दिया, और उसका नाम दे दिया होटल वाइस प्रेसिडेंट, और कहता है कि जो प्रेसिडेंट में न जा पाए यहाँ आकर समोसे खा ले। तो आज का समाज इस तरह बन गया है कि हर जगह लोग कंपेयर ही कर रहे हैं, तुलना ही कर रहे हैं, और सबको लगता है कि इसी के बलबूते पे हम कुछ कर सकते हैं। नहीं, हमें ध्यान देना है कि हम क्या कर सकते हैं, और जो हम कर सकते हैं उस पर हम ध्यान दें तो हो सकता है बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इसलिए भारत अपने आप में एक विशेष राष्ट्र है, देश है, जिसका अपना धरोहर है, जिसमें कितने विविध प्रकार की भाषाएं हैं, रहने की प्रक्रिया विभिन्न है। तो इस देश को समझना बड़ा कठिन है। तो इस देश को समझते हुए यहाँ के लिए जो प्रगति का मार्ग है उसे हमें स्थापित करना है। एक बहुत बड़े टूरिस्ट भारत में आए, जर्मनी से आए थे, प्रथम बार भारत आ रहे थे, बंबई के उडुपी रेस्टोरेंट में गए। उडुपी रेस्टोरेंट आप जानते होंगे, बड़ा फेमस है, साउथ इंडियन क्विजीन बांटते हैं वहाँ। तो उस समय की बात है कि उडुपी रेस्टोरेंट में केले के पत्ते पर खिलाते थे। तो केले के पत्ते पर उस जर्मन टूरिस्ट ने इडली, वड़ा, डोसा, सांबार ये सब खाया। अब ये सब खाने के बाद वो पत्ते को देख के सोच रहा था इसका क्या करें। उसको लगा ये भी खाने का आइटम है, उसको खाने लगा। अब जब पत्ता भी खाकर बाहर निकलने लगा तो मैनेजर ने पूछा, सर हाउ वॉज द फूड, भोजन कैसा था? वो जर्मन टूरिस्ट बोलता है भोजन अच्छा था, सलाद बड़ा कड़क था। अर्थात जब तक भारत को भारतीय दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे हम उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज हमें चाहिए कि हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो सार्थकता है, उस पर ध्यान केंद्रित होते हुए हम प्रगति की दिशा अपनाएं। और भारत की सबसे बड़ी शक्ति है उसका संस्कार। और हमें गर्व है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत बल दिया गया है, और ये वास्तव में प्रगति का एक बहुत ही श्रेष्ठ चिन्ह है। क्योंकि मैं कहता हूं हमेशा लोगों को, पैसे देकर हम कार खरीद सकते हैं लेकिन पैसे देकर संस्कार नहीं खरीद सकते। और इसलिए भारत की विशेषता है भारत का संस्कार। सो डोंट कंपेयर बट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन स्ट्रेंथ्स। महाभारत की कथा आती है,
5 पांडव के बारे में सब जानते ही हैं। 5 पांडवों से एक हैं भीमसेन। एक दिन अचानक भीमसेन के मन में विचार आया कि भाई विभिन्न प्रकार के संगीत के उत्सवों में अर्जुन को ही न्योता मिलता है, अर्जुन को निमंत्रण मिलता है, अर्जुन को सब कहते हैं गाना गाओ, संगीत करो, हर प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में अर्जुन जाते हैं और मुझे केवल भेजा जाता है मारपीट करने के लिए। तो भीमसेन ने कहा मैं भी अब संगीतकार बनूंगा। तो 2-3 लोगों ने समझाने का प्रयास किया, भैया भीम तेरे बस की बात नहीं है, तेरे पास शारीरिक बल है, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। भीमसेन बोला नहीं नहीं, हम भी अर्जुन की तरह संगीतकार बनेंगे। तो वहां पर इंद्रप्रस्थ के सबसे बड़े जो म्यूजिक टीचर थे उनको उन्होंने अपने पास लगा लिया और प्रतिदिन भीमसेन 3-4 घंटे जोर जोर से उच्च स्वर में ऐसा चिल्लाते थे कि उनकी ध्वनि को सुनकर पूरा इंद्रप्रस्थ कांप जाता था। लोगों ने आके युधिष्ठिर को कंप्लेंट किया, भैया अपने भाई को समझाओ, नॉइस पोल्यूशन कर रहा है। युधिष्ठिर ने कहा समझाएगा कौन, जो फीडबैक देने जाएगा पिट जाएगा। तो फिर किसी ने कहा द्रौपदी को कहो। तो द्रौपदी जाके भीमसेन को बोलती है कि अरे भीम, ये संगीत बड़ा ही कोमल स्वर से गाने वाला आइटम है और इतना आपको अभ्यास करना हो तो इसे अभ्यास करने के लिए आपको दूर किसी वन में जाना होगा, पर्वतों में जाना होगा, पर्वतों में जाके गाओ भीम। तो भीमसेन द्रौपदी की बात मान गए, पर्वतों में चले गए। पर्वतों में जाकर उच्च स्वर में जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनको लग रहा था बड़ा बढ़िया प्रैक्टिस चल रहा है। एक दिन अचानक झाड़ियों से एक व्यक्ति आया गांव का और उसने भीम को देखा और घबराकर मुड़ के भागने लगा। भीम भागा भागा गया, उस व्यक्ति को पकड़ता है और कहता है कौन हो तुम, क्यों भाग रहे हो मुझे देखकर। वो व्यक्ति कहता है नहीं 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 बताऊंगा मैं कौन हूं, मैं नहीं बताऊंगा, क्यों भाग रहा हूं वो भी नहीं बताऊंगा। भीमसेन बोलता है बताओ नहीं तो पिटाई करूंगा। वो आदमी कहता है मैं वास्तव में गांव का धोबी हूं और मेरा गधा कई दिनों से गायब हो गया। आपकी आवाज सुनकर मुझे लगा मेरा गधा मिल गया, इसलिए खोजता हुआ यहां आया, लेकिन आपको देख के घबरा के मैं भाग रहा हूं। उस दिन भीमसेन संगीत से रिटायर हो गए। इसलिए फायर के अंदर जो पहला वो है फोकस। जो हमारे पास ज्ञान, कलाएं, निपुणता, क्षमताएं उपलब्ध हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना है, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा आई फॉर इंटेंशन। आज बड़े बड़े मोटिवेशनल थियरीज चल रहे हैं कि क्या व्यक्ति को मोटिवेट करता है, क्या उसे प्रेरणा देता है। लेकिन भगवत गीता में 4 स्तर का मोटिवेशन दिया गया है। पहला है इंटेंशन ड्यू टू फियर। भय से प्रेरित हम कोई कार्य करें। जब भय होता है तभी व्यक्ति कुछ काम करने के लिए तैयार होता है और उसको लगता है मैं ये करूं। तो ये है सबसे न्यूनतम। और मैं कई आईसीयू में गया हूं अस्पताल के, जहां लोगों का हार्ट अटैक हुआ है, मेरे मित्रों का हार्ट अटैक हुआ है, और मैं जब जाके उनको पूछता हूं कि ये हार्ट अटैक क्यों हो गया, और वो कहते हैं वास्तव में मुझसे 2 लेवल जूनियर किसी व्यक्ति को प्रमोशन मिल गया मेरे ऊपर, वो मेरा बॉस बन गया। और मैंने अपने आप को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन हुआ नहीं। तो भय, तमोगुण से प्रेरित भय से जब कोई व्यक्ति काम करे, वो है सबसे निचले स्तर की प्रेरणा। उसके ऊपर है रजोगुण से प्रेरित मोड ऑफ पैशन, वो है इच्छा।
इच्छा से प्रेरित जब कोई व्यक्ति कार्य करे, काम करे, तो उसको लगता है कि हाँ भाई हम कुछ कर पाएंगे, और व्यक्ति को लगता है कि जितना अधिक हम कमाएं, जितना अधिक हम धन राशि प्राप्त करें, जितना अधिक स्पर्धा से हम दूसरों को पराजित करें, यही वास्तव में जीवन का लक्ष्य है और इसी से हम प्रसन्न होंगे। एक सज्जन मेरे पास आए और कहने लगे कि गौरांग प्रभु, मेरे पास तो इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है, जैसे सागर का जल, लाइक वाटर इन ओशन। लेकिन समस्या यह है कि कितना भी कमाऊं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहां अपने आप को रोकूं, और समझ में नहीं आता कि अब भी मन में असंतोष क्यों है। लेकिन मैं देखता हूं कि आप आध्यात्म, योग इत्यादि से जुड़े हुए हो, आपके अंदर एक असीम संतोष की अनुभूति मैं देखता हूं। आपके पास लगता है कुएं का जल है, मेरे मन के अंदर तो सागर का जल है। इतना धन कमाया, इतना धन कमाया, सागर का जल, लेकिन सागर का जल नमकीन होता है और नमक के पानी से प्यास नहीं बुझती। तो इसलिए प्रभु, आप अपने कुएं का जल का 2 बूंद मुझे दे दीजिए। मैंने कहा जरूर, कुएं का 2 बूंद आप ले लीजिए और आप सागर के जल का 2 बूंद मुझे दे दीजिए। इतना मैंने कहा, वो व्यक्ति गायब ही हो गए। तो वास्तव में व्यक्ति चाहे कितना भी वो कमा ले, कितना भी प्रगति के पथ पे हो, लेकिन जब तक वो अपने जीवन को बैलेंस न करे और जब तक मन को केंद्रित न करे और ये न समझे कि भय और इच्छा से ऊपर एक तीसरा स्तर है जिसको कहते हैं कर्तव्य, ड्यूटी बाउंड इंटेंशन। और ये कर्तव्य सत्व गुण से उत्पन्न होता है। और सत्व गुण का अर्थ है कि चाहे मुझे ये कार्य अच्छा लगे न लगे, हम कर्तव्य परायण बने रहेंगे। और ये कर्तव्य परायणता आवश्यक है। ये नहीं कि मुझे अच्छा लगे न लगे, मैं कर्तव्य परायण रहूंगा। इसीलिए भगवत गीता का सारा श्लोक लोग जानते हैं। इसका मूल क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब मैं आश्रम में ज्वाइन हुआ तो मेरे साथ एक दूसरा ब्रह्मचारी भी ज्वाइन हो गया। गांव से आया था, 6 साढ़े 6 फुट का हट्टा कट्टा व्यक्ति था। मुझे किचन में सेवा मिली। मैं किचन में रोटियां बनाता था और जब उस व्यक्ति को जो नया नया ज्वाइन हुआ उसको भेजा, उसे भी किचन में मेरे साथ भेजा गया, तो मैंने भी उसे रोटी बनाने में लगा दिया। एक आध हफ्ते के बाद वो व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है, आप लोग जानते नहीं मेरा टैलेंट क्या है। अरे मैं गांव में खड़े होकर जब लेक्चर देता हूं, पूरा गांव खड़ा हो जाता है। मैं इस्कॉन में आया सनातन धर्म के ऊपर लेक्चर देने, चपाती बनाने नहीं। टैलेंट को पहचानो। तो मैंने कहा, भाई आप मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं भी तो चपाती ही बना रहा हूं। आप और मैं दोनों किचन में ही हैं, तो इसके ऊपर चर्चा करके क्या होगा। 1 महीने बाद फिर आया, फिर कंप्लेंट करता है, मैं इस्कॉन में आया हूं सनातन धर्म का प्रचार करने, चपाती बनाने नहीं। और फिर 2 हफ्ते बाद बोरिया बिस्तर बांध के आया और कहता है, मैं घर जा रहा हूं। मैंने कहा, घर क्यों जा रहे हो भाई? बोले, क्योंकि मेरे यहां पर अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हुई। मैं प्रचार करने आया था, चपाती बनाने नहीं। 10 साल बाद एक प्रोग्राम में मुझे मिला, जैसे मुझे देखा भागा भागा आया और कहता है, मंदिर से निकलने के बाद शादी हुई, शादी के बाद पत्नी का बैक पेन हो गया और उसके बाद घर पर रोज चपाती मैं ही बनाता हूं। तो मैंने कहा, भैया उसी समय थोड़ा धीरज रखते तो अच्छा होता।
तो इसको कहते हैं कर्तव्य परायणता, कि जब हम कर्तव्य परायण हो, चाहे तात्कालिक कुछ कष्ट हो, दुख हो, दर्द हो, उसको सहन करना सत्वगुण प्रधान माना जाता है। और चौथा जो इंटेंशन या मोटिवेशन है वो भय, इच्छा, कर्तव्य के भी ऊपर प्रेम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लव। हाउ टू इंस्पायर पीपल टू हैव द इंटेंशन टू सर्व एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज आउट ऑफ लव। तो लव या प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रगाढ़ प्रेमेरे ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर नोकोरे विचार। In every relationship there are 4 problems: scarcity, impediment, discomfort and unhappiness. हर संबंध में कोई न कोई कमी, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई क्लेश, कोई बाधा अवश्य होती है। लेकिन ये सब होते हुए भी जब संबंध स्थायी रहे, उसे कहते हैं प्रेम का संबंध। और इसलिए जब व्यक्ति कर्तव्य के भी ऊपर उठ जाए और प्रेम के स्तर पर काम करने लगे, ये सर्वश्रेष्ठ है। हमारे मंदिर में जब भोजन वितरण किया जाता है भंडारे में, तो बूफे का एक काउंटर होता है जिसमें भोजन बंटता है, और फिर 3-4 हजार लोग लाइन में खड़े रहते हैं भोजन पाने के लिए। कई बार खड़े हुए लोगों को चिंता होती है कि भाई हमको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता लगी रहती है उन लोगों को जो भोजन बांट रहे होते हैं कि भाई इन सब के खाने के बाद हमको भोजन मिलेगा। तो फिर उस चिंता में कभी कभी बांटने वाला कम मात्रा में भोजन देने लगता है अपने लिए बचाने के लिए, और लोग आके कंप्लेंट करते हैं, भैया समझाओ बांटने वाले को सब्जी चटनी की तरह दे रहा है। तो उसके भय को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक प्लेट बना देते हैं पहले ही और रख देते हैं, और बांटने वाले को कहते हैं भैया चिंता मत कर, चाहे कितने भी खा के जाएं, तेरे लिए यहाँ पर सुरक्षित प्लेट बना दिया है, पेट भर के खा लेगा तू। तो बांटते बांटते जब उसको कभी चिंता होती है तो नजर घुमा के देख लेता है कि सेवा करता रहूंगा तो भविष्य उज्जवल है। उसके बाद बड़े आत्मविश्वास और उत्साह के साथ डबल बांटने लगता है, और लोग उसको कहते हैं यार अपने लिए भी बचा ले, पूरा हमको ही दे देगा क्या? और वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं अरे सेवा ही तो असली धर्म है। और देखो कहाँ से वो आत्मविश्वास आया, क्योंकि वो जान गया कि अगर हम प्रेम से सेवा करेंगे, योगक्षेमम वहां में हम कभी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। तो इसलिए उजाला होता है फायर से, अग्नि से। F फॉर फोकस, I फॉर इंटेंशन, fear, desire, duty and love. R stands for resilience. Resilience अर्थात मानसिक शक्ति। मन के अंदर भी विकार आते हैं, मन के अंदर भी वायरस आता है। 3 प्रकार के वायरस भगवान गीता में कहता है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन, कामम क्रोधम तथा लोभम तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ये 3 प्रकार के वायरस जो मन में हावी होते हैं अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ। एक जेल का प्रोग्राम में कर रहा था, येरवड़ा जेल पूना में 500 कैदी मेरे सामने बैठे थे। जेल का प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि ऑडियंस गारंटीड होता है उसमें। तो सामने 500 लोग बैठे थे। जैसे ही मैंने लेक्चर दिया, मैंने कहा एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न है क्या? तो एक कैदी ने हाथ उठाया। मैंने कहा पूछो प्रश्न। वो कैदी कहता है स्टेज पे आके पूछूंगा। मैं घबरा गया, बोल कैदी स्टेज पे क्यों आएगा? मैंने कमिश्नर साहब को पूछा, स्टेज पे आने की बात कर रहा है, कैदी स्टेज पे आ रहा है, ये कौन है ये आदमी जो प्रश्न पूछ रहा है? कमिश्नर साहब ने मेरे कान में कहा 12 मर्डर किया है उसने। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूं क्या? स्टेज पे क्यों आना चाहते हैं?
बोले चिंता मत करो, आने दो, पुलिस प्रोटेक्शन है ना, आप क्यों घबराते हो। स्टेज पे आके उसने प्रश्न पूछा, सब लोग ताली बजाने लगे कि भाई हमारे बीच में भी पंडित है। उसके बाद मैंने उसको पूछा, भाई इतने कम उम्र में इतने आपने जुल्म कर दिए, क्राइम के पहले कभी सोचा नहीं क्या क्या कर रहे हो। वो कहता है क्या बताऊं सर, जब क्रोध का पारा चढ़ता है मन के ऊपर अंधकार छा जाता है, और इसलिए उस आवेश में आकर नशे में क्या क्या कर गया। लेकिन सर जेल के अंदर जो काम मिला है वो है किताबों को ब्रेल भाषा में ट्रांसलेट करने का। और सच बताऊं तो अभी मेरा बड़ा सौभाग्य है कि अब इस जेल के अंदर जो बुक मैं ब्रेल भाषा में अनुवाद कर रहा हूं वो है भगवत गीता। और अब मेरी आंखें खुल गई हैं, ऐसा वो कहता है। इसलिए आज भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि भारतीय मानसिकता के अनुसार मानसिक रूप से हम सशक्त हैं, और विश्व के सभी लोग इस बात को मानते हैं। और आज आईटी इंडस्ट्री में अगर किसी भी ग्लोबल एचआर हेड को अवसर मिले आईटी प्रोफेशनल सेलेक्ट करने का, तो सबसे पहले इंडियन को सेलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिलियंस इज वेरी हाई। मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा था आईआईटी खड़गपुर में, मेरे साथ अमेरिका से 2 भक्त मेरे साथ थे। फ्लाइट लैंड हुआ कलकत्ता में, आपको पता है खड़गपुर 3 घंटे दूरी पे है। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुआ, फ्लाइट लैंड होते ही साथ हम बाहर आए और हमें समाचार मिला कि उस दिन बंगाल बंद है। और आपको पता है बंगाल बंद मतलब गाड़ी भी नहीं चल सकती। अब हम और हमारे 2 अमेरिकी भगत बाहर निकले, हार के साथ स्वागत किया गया। मैंने ऑर्गेनाइजर को कहा बंगाल बंद है, हम लोग का 3 घंटे दूर खड़गपुर है, तो प्रोग्राम कैंसिल होगा, आज बंगाल बंद है। वो बोला नहीं प्रोग्राम चालू है प्रभु। मैंने कहा प्रोग्राम कैसे चालू है, जाएंगे कैसे? वो कहते हैं हम आपको एम्बुलेंस में लेने आए हैं। मैंने कहा कमाल है, इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो जैसे हम एम्बुलेंस में घुसने लगे, हमारे 2 अमेरिकी भगत पूछते हैं हम एम्बुलेंस में क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा भैया आपको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले आपको समझाना होगा बंद क्या होता है, उसी में समय निकल जाएगा। चिंता मत करो, बैठो, हो सकता है बीच में कुछ स्टोन थ्रोइंग वगैरह हो, लेकिन चिंता मत करो, सही गाड़ी में बैठे हैं एम्बुलेंस में। मैं सामने बैठ गया, वो दोनों भगत पीछे बैठ गए, और रास्ते में किसी ने हमें रोक दिया और कहता है मैं पीछे देखना चाहता हूं कौन है। तो जब जाके पीछे देखता है तो हमारे 2 अमेरिकी भगत जिनका हार के साथ स्वागत हुआ था, ब्रेकफास्ट लेने के बाद आराम से सोए हुए थे, उनको देख के कहता है इनकी आत्मा को शांति मिले, और गाड़ी हमारी 3 घंटे के अंदर पहुंच गई। तो इसलिए जब मानसिक शक्ति हो तो चाहे कितनी भी दुविधाएं आए, हम उस पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसको कहते हैं R फॉर रेजिलियंस, फोकस, इंटेंशन, रेजिलियंस। E फॉर एम्पथी, अर्थात कुछ करुणा की भावना हो, सौहार्द हो, दूसरों को कुछ सुख देने की इच्छा हो। और ये भारत इसके लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है, फॉर एम्पथी। भारत में जो पारिवारिक प्रक्रिया चलती आ रही है, ये सारे परिवार जितने चल रहे हैं भारत में, इसके पीछे आधारशिला ही ये रही है, एम्पथी। आज अगर 2 लोगों के बीच कुछ अनबन हो, मतभेद हो, और एक दूसरे को क्षमा करने की क्षमता न हो, तो संबंध कैसे बना रहेगा? मैं अमेरिका के एक कॉलेज में लेक्चर दे रहा था। लेक्चर के बाद एक स्टूडेंट मेरे पास आकर, अमेरिकी स्टूडेंट आकर हिंदी में बोलने लगा। मैंने कहा अरे तू हिंदी में बोल रहा है, आर यू अमेरिकन और आर यू इंडियन? वो कहता सर मैं तो अमेरिकन हूं। मैंने कहा ओ आप अमेरिकन हो, हिंदी कैसे बोलते हो?
वो कहता है सर मैं एक बहुत करोड़पति बाप का बेटा हूं कैलिफोर्निया में, पिताजी ने मुझे घर पर सब कुछ दिया, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, लेकिन जब मैं 17 साल का हुआ मैंने पिताजी को कहा पिताजी आपने मुझे अपने जीवन में सब कुछ दिया लेकिन परिवार क्या है इसका अनुभव नहीं दिया, क्योंकि मैं जब 2 वर्ष का था तब आप डाइवोर्स हो गए थे। आज विश्व में लग्जमबर्ग जैसे राष्ट्र में 88% डिवोर्स रेट है, स्पेन का 65% डिवोर्स रेट है, फ्रांस का 55% डिवोर्स रेट है, रशिया का 51% डिवोर्स रेट है, यूएस का 46% डिवोर्स रेट है, ग्लोबल डिवोर्स रेट 44% है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे कम डिवोर्स रेट इंडिया का है 1%। तो उनके पिताजी ने कहा भैया आप भारत में जाके अनुभव कर लो फैमिली क्या होता है। तो वो इंडिया आए, किसी के घर पर जाकर बोले मुझे पेइंग गेस्ट बना लो क्योंकि मैं परिवार क्या है अनुभव करना चाहता हूं, और 2 साल तक रहूंगा और 2 साल तक पेइंग गेस्ट बना लिया और फैमिली क्या है अनुभव करने दिया, तो आपको हर महीने मैं 1 लाख रुपए रेंटल दूंगा। वो फैमिली बोला 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। और बोले आपके दूसरे भी कई मित्र होंगे जिनको फैमिली अनुभव करना होगा, उनको भी बुला लेते हैं। तो कई बार हमारे पास जो है उसको हम पहचानते नहीं, इसलिए केवल आर्थिक विकास के पीछे अगर हम जब लगे हैं, लेकिन समझो कि गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाला कि बिटवीन 2015 to 2025 द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन इंडिया वुड बी क्लोज टू $1.4 ट्रिलियन and $800 billion out of that will come from family savings. So one of the biggest contributors to economy is the housewife. ये न भूलें। तो इसलिए अमर उजाला के सभी आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे निमंत्रण दिया और आज आपके समक्ष उजाला करने वाला फायर या अग्नि के विषय में मैंने कुछ चर्चा की। फायर, F फॉर फोकस, I फॉर इंटेंशन, R फॉर रेजिलियंस एंड E फॉर एम्पैथी। इस तरह योग को प्रधान रखते हुए जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे जून 21 को घोषित किया है, उस योग को प्रमोट करने के लिए इस्कॉन ने एक सुंदर सेंटर तैयार किया है, कंबाइनिंग स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इम्पैक्ट। मुंबई के निकट पालघर डिस्ट्रिक्ट में 1 मिनट का एक मैं आपको यहाँ पर वीडियो देकर अपने इस वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।